सबको एक जैसे हो गए ना। ये है ना, हाँ। ओके। सो जो भी क्वेश्चन देखना होगा यहाँ से हम कर लेंगे, है ना। एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मास, मास नंबर, ये सब क्लियर हो गया आपको। और ये मैंने जो बताया था आपको, ये लेड प्लेट, इसका काम क्या है पता है आपको? लेड प्लेट का, इट एक्ट एज अ पोलराइजर, ठीक है। सो वो प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करेगा, एंड देन इसमें जो गोल्ड फॉइल है उस पर ये टकराएगी इमेजेस, सॉरी ये प्लेन पोलराइज लाइट, उसकी वजह से तीन अलग अलग कंडीशंस आएगी जो यहाँ पे दी गई है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर passes through the gold foil, so it undeflected, it will be undeflected. The small fractions of alpha particles are deflected by some angle, okay, and very few of the alpha particles are reflected back or back bounce back by 180 degree angle, okay। ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। And why most of the alpha particles are passes through the gold foil? Because most of the space are empty in the atom। जो स्पेस है वो ज़्यादातर एम्प्टी है इसके अंदर, एटम के अंदर, ओके। एंड इसमें बाकी और भी चीज़ें लिखी है कि यहाँ पर क्या होगा, few positively charged alpha particles were deflected, and the deflection must be due to the anomalous repulsive forces, okay, which is around the nucleus। जो anomalous repulsive forces है which is present around the nucleus, it uh, it arise this deflection, मतलब उसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है। आया समझ में? ओके okay। बाकी तो मैंने बता दिया। अब इसमें कुछ पॉइंट्स थे कि द द न्यूक्लियस क्या होता है, द पॉजिटिवली चार्ज चार्ज बोल सकते हैं, एक डेंस एटम के अंदर एक ऐसी स्पेस होती है जहाँ पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। और सारा का सारा मास किसके ऊपर डिपेंड करेगा? न्यूक्लियस के ऊपर। आए समझ में? पॉजिटिव चार्ज इन द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम was densely concentrated in the extremely small region, okay, and this small portion of the atom was called nucleus, okay। orbit क्या होता है? The electrons are revolved around the nucleus in the circular path is known as orbit। ये सब हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद मैंने आपको बताया था एटॉमिक मास, मास नंबर, ये सब बोला था मैंने, बताया था क्या? नहीं, आई थिंक वो नहीं हुआ ना। हाँ वो नहीं हुआ। ओके, वो डिस्कस कर लेते हैं अभी। ओके, सो व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास क्या होता है, या एटॉमिक नंबर क्या होता है? बोलो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके इक्वल ही होता है, ओके। अब मुझे ये बताओ एटॉमिक मास क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वेरी गुड, ठीक है। तो P प्लस एन लिख सकते हैं इसको। सो दिस इज ए एंड दिस इज जेड, ओके। तो अब बेसिकली ये फॉर्मूला, अगर इस पी की जगह ए भी लिख, पी की जगह जेड भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि वो प्रोटोन ही है ना। ओके, मुझे लगता है आपके से ऊपर ज़्यादा मेहनत लगेगी नहीं मुझे, फटाफट फटाफट कैप्चर कर रहे हो, ओके। ए, अब ए आपको एन निकालना है तो क्या करेंगे, ए माइनस जेड इज इक्वल टू एन। सो अगर इन केस आपके पास अगर एक्स एलिमेंट है, और उस एक्स एलिमेंट में अगर सपोज मान लेते हैं ये 19 है और ये 39 है, मतलब हमारे पास पोटेशियम है के। इस पोटेशियम का हमने एटॉमिक नंबर लिया है 19 एंड ये लिया है 39 मास नंबर, ओके। सो मास नंबर क्या ले लेंगे, ए इज इक्वल्स टू 39 एंड जेड इज इक्वल्स टू 19। तो कितना हो जाएगा, ए माइनस जेड, डायरेक्ट वैल्यू लिख लेता हूँ, 39 माइनस 19 इज इक्वल्स टू 20, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा, ठीक है। ये तो सिंपल है, ये तो कर सकते हैं। हाँ, अब मुझे ये बताओ आइसोटोप क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप? नहीं मालूम, ओके। आइसो, आइसो मतलब सेम, टॉप मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक, हाँ एटॉमिक। अबे टी आ रहा है टो, इसमें भी टो आ रहा है, तो एटॉमिक से याद रखना,
आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, बट मास नंबर डिफरेंट रहेगा। एग्जाम्पल बता सकते हो आइसोटोप का? सेम एटॉमिक नंबर है बट मास नंबर डिफरेंट है, ऐसा कोई एग्जाम्पल? कार्बन 14 पता है? कार्बन 14, जो कार्बन 14 होता है वो उसके लिए यूज़ होता है, पता है कि कार्बन 12 होता है 6, और कार्बन यहाँ पे भी 6, यहाँ 14 और यहाँ 12। दिस कार्बन 14 इज यूज्ड एज, क्या बोलते हैं, डीके लाइफ निकालने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। पता है आपको डीके लाइफ? कार्बन 14 फॉसिल फ्यूल की लाइफ फाइंड आउट करने के लिए कार्बन 14 का यूज़ होता है, ठीक है। और जो कार्बन 12, तो ये दोनों के मास नंबर डिफरेंट है बट इनके एटॉमिक नंबर सेम है। फिर उसके बाद क्लोरीन, यहाँ 17, यहाँ पे भी 17, यहाँ 35, यहाँ 37। और भी है, और भी एग्जाम्पल्स है हमारे पास, बट इतना याद रखो अभी के लिए। आइसोटॉप है, एक आइसो बार भी होता है, पता है आपको आइसो बार क्या होता है? मैं नेक्स्ट उसमें ले लेता हूँ। आइसो बार क्या होता है? हाँ, एग्जाम्पल बताओ। इसमें सेम मास नंबर होगा एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। ओके, बोलो एग्जाम्पल। मास नंबर सेम है, इस बार एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। कैल्शियम एंड पोटेशियम, ये 20 है, ये 19 है, इन दोनों का, इसका 39 या इसका 40, इसका 40 हो सकता है क्या? ये 40 हो सकता है, ये भी 40 हो सकता है। तो इनका मास नंबर देखो, एटॉमिक नंबर देखो, डिफरेंट है। ओके, और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? ओके, कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन भी तो 14 हो सकता है। हाँ, नाइट्रोजन 14 7 एंड कार्बन 6, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम। ओके, सो दिस इज कॉल्ड आइसो बार। क्लियर? आगे बढ़ें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये मास नंबर एटॉमिक नंबर हो गया। इसमें आइसोटॉप है, हाइड्रोजन के कुछ आइसोटॉप बताए हुए हैं, जैसे कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। पता है, ये सुना है आपने? नहीं मालूम? प्रोटियम मतलब प्रोटॉन बोलते हैं उसको, प्रोटियम मतलब प्रोटॉन। ड्यूटेरियम यूज होता है, इट इज अ हेवी आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, सो इट इज यूज्ड इन द हार्ड वाटर, हेवी वाटर, सॉरी हार्ड वाटर नहीं, हेवी वाटर, हेवी वाटर बनाने के लिए यूज होता है। जैसे कि जैसे H2O होता है उसी तरीके से D2O भी होता है, उसी तरीके से T2O भी होता है। ये नॉर्मल पानी है जो हम यूज़ करते हैं, ये पानी यूज़ होता है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में। अगर कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेट करना है और उसमें कूलेंट की ज़रूरत है, कूलेंट मतलब उसको ठंडा करना है, तो उसको ठंडा करने के लिए ये यूज़ होगा। अब आप बोलोगे सर ये क्यों यूज़ नहीं कर सकते? तो ये इतना जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा कि ये स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इमीडिएटली स्टीम बन जाएगा। ये हैवी होने की वजह से ये स्टीम नहीं बनता है, ये पानी उसी तरीके से रहता है। अभी हाँ, T2O, एक्चुअली T2O स्टेबल नहीं होता उतना ज़्यादा, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते। ट्रीटियम ऑक्साइड जो है उसको यूज़ नहीं करते, मतलब बहुत रेयर चांसेस है। एक बार इसके यूज़ देख लेना कहाँ यूज़ होता है, मैं एग्जैक्टली इतने ज़्यादा डेप्थ में मैंने देखा नहीं है, पर ये ज़्यादा इसके यूजेस नहीं दे रखे बुक वगैरह में, इसके दे रखे हैं, इसको हैवी वाटर बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हमें फाइंड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन Br35 एंड 80। आपको दिया है कि Br 85 है और ये 35 है और यहाँ 80 है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करना है, न्यूट्रॉन फाइंड करना है और इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, मतलब ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। कैसे करेंगे? हम्म, ये ए हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 - 35।
45, ठीक है। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट मिलते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है पढ़ाने के लिए, वरना फिर वो जिनको नहीं आता है ना, उनको बहुत सर खराब होता है मेरा। ओके, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द स्पीसीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो 18 है, इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन्स हैं, वेट 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 कुछ, ओके हाँ, इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन 16 है, और न्यूट्रॉन भी 16 है। इसका मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज है, हाँ एक्चुअली। असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पीसीज। क्या करेंगे? चलो प्रोटॉन लिख देते हैं, न्यूट्रॉन लिख देते हैं, और इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। कितना है ये? 16। ये कितना है? 16। ये 18। एक एक्स एलिमेंट है कोई, जिसका यहाँ पे प्रोटॉन 16 है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों मिलाएंगे तो 32, और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब इलेक्ट्रॉन 16 होना चाहिए, पर 16 से 2 ज़्यादा है, इसका मतलब उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, इसका मतलब इसके ऊपर 2 माइनस। इसका मतलब ये जो है 16 वाला होता है सल्फर, सल्फर का 16 चार्ज, 32 उसका ये, एंड इसके ऊपर। आगे बढ़े, कुछ एफर्ट ये तुम सोच रहे हो कि ये सर ये क्यों नहीं बता रहे हो, तो इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया है, तो अगर वो जानना है तो मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, तो इसमें क्या लिखा हुआ है पहले वो बता देता हूँ। क्या लिखा है इसमें, पहले आप पढ़ो। मुझे एक बात बताओ, ये सब क्यों लिखा हुआ है? क्या रीज़न है ये सब लिखने का? रदरफोर्ड को इसके साथ क्यों कनेक्ट किया? नहीं नहीं, रदरफोर्ड अलग है। मुझे ये बताओ कि ये पैराग्राफ जो है, इसको इसको प्लेनेट से क्यों कंपेयर किया गया है? क्योंकि प्लेनेट क्यों कंपैरिजन किया है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है। हम्म, सही है। और क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वेरी गुड, यही यही है इसके बारे में। ठीक है, अभी मान लो, अभी यहाँ पर हम सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। अभी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। अभी दो बॉडीज़ है, एक ये और एक ये, ठीक है। इसका मास m1 होगा, इसका मास m2 होगा। इन दोनों के बीच की जो रेडियस होगी r1 एंड r2, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस फोर्स इज अराइज फ्रॉम द कोर ऑफ दिस प्लेनेट। इन प्लेनेट के जो कोर है, वहां से वो फोर्स अप्लाई होता है, सेंटर से, ठीक है। तो अभी ये कैसे हम डिफाइन कर रहे थे, एफ इजिकल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला एक फॉर्मूला था, जो अभी वापस ग्रेविटेशनल चैप्टर है उसके ऊपर आएगा। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स था, इसको हम बोलते थे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। लेकिन हमें रिक्वायरमेंट है कि अगर जैसे मान लो एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर, यहाँ क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, इधर रिवॉल्व कर रहे हैं, इधर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इनके बीच में जो स्पेस होगी, जैसे ये रेडियस और ये रेडियस मान लो, तो इनके बीच में जो ये खाली खाली स्पेस है, इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ
and this force, why this force is arise? हाँ, ये फोर्स आता है इन्हीं की वजह से, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस की वजह से ये फोर्स क्रिएट होता है ना। एक रिपल्सिव फोर्स बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी रिपल्सिव नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये एक अट्रैक्शन क्रिएट होगा लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्रिएट होगा, आया समझ में। तो प्लेनेट भी कुछ इसी तरीके से मूव करते हैं आपस में, इनके इनके बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक अलग चीज है, ये सिर्फ अर्थ पे लगता है, लेकिन उसने एक्चुअली इसको कंपेयर किया है इसके साथ, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है कुछ, सोलर सिस्टम में इसने ये कंपेयर किया है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दो मासेस है, उसके आगे क्या लिखा है, द सिमिलरिटी बिटवीन द सोलर सिस्टम एंड द न्यूक्लियर मॉडल सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन शुड बी अराउंड द न्यूक्लियस इन हाँ इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। फर्दर द कुलम्स फोर्स देख, ये कुलम्स फोर्स एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है, वो फर्स्ट चैप्टर में था फिजिक्स, ये वाला फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर ही वही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जो भी थेरीज है वो इसके अंदर दी गई है। ओके, इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ द चार्जेस एंड k is the proportionality constant between the electrons and nucleus is mathematically similar to the gravitational force। अब मैं आपको इसके बारे में फिर और बताने वाला हूँ, आपको पता होगा एक डेरिवेशन इसके अंदर आने वाला है, उस डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक और फोर्स था ना, कौन सा कौन सा था एक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक और फोर्स है ना जिसका जिसका रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में एक डेरिवेशन आने वाला है अभी आने वाले टाइम में, बड़ा डेरिवेशन है इसमें एक, पता है वो मैं बताऊंगा, पहले इस पे ध्यान दो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इन दोनों के बीच में जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स को जो होल्ड करके रखता है, तो उसको इसने कंपेयर किया इसके साथ कि जैसे प्लेनेट घूमते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स उनके ऊपर लगा रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से वो प्लेनेट रिवॉल्व करते रहते हैं उसके चारों तरफ, हाँ वेल डिफाइंड ऑर्बिट के ऊपर वो रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो यही कंपैरिजन इस पैराग्राफ में लिखा गया है। ओके, चलो इस पे आ जाते हैं। अभी ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आपको पता भी होगा, कल मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। कल मैंने बोला था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर वो प्रोपगेट करता है इन z डायरेक्शन देन इट विल फॉर्म द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है। अब इसमें इसका ड्यूल नेचर, ड्यूल कैरेक्टर होगा। ड्यूल कैरेक्टर क्यों है, बिकॉज एक इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा भी काम कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के जैसा भी काम कर रहा है। देखो, द ड्यूल कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच मीन्स द रेडिएशन पोजेस द बोथ पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ये तो ठीक है, वो तो हो जाएगा। अभी इस वेव के जैसा भी करता है और पार्टिकल के जैसा भी करता है। The oscillating electric field and the electric and magnetic field produced by the oscillating charge particles, इसके आगे क्या लिखा है, particles are perpendicular to each other, मैंने बताया भी था कल, they are perpendicular to each other, ठीक है, and both are perpendicular to the direction of the propagating waves, both are perpendicular है या नहीं एक दूसरे के, देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, उसके बाद इसमें लिखा है साउंड वेव्स, अनलाइक साउंड वेव्स और वेव्स प्रोड्यूस इन वाटर, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम, इट कैन मूव इन द वैक्यूम आल्सो, कैन मूव इन द वैक्यूम, वो वैक्यूम में भी मूव कर सकता है। अभी जैसे कुछ मशीन्स अगर बनाई गई है तो कुछ मशीन्स में वैक्यूम कंडीशंस भी होती है, जैसे अभी मैं किसमें बताऊं, एमआरआई नहीं, आई थिंक एमआरआई में वैसी कंडीशन है, हाँ सीटी स्कैन या एमआरआई में कुछ तो है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड रहती है ना, तो उसमें मीडियम दरवाज़ा नहीं खोल सकते हम, देखा है आपने, सब बाहर नहीं